फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए गौरी चिचानी फ्रॉम वीडी एजुकेशन। और मैं आज आपको सीए फाउंडेशन के मिसलेनियस यूनिट्स में का एक यूनिट पढ़ाने आई हूँ, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। ओके, बहुत सिंपल, बहुत छोटू सा टॉपिक है। अपन कंसेप्चुअली कुछ उसके आप टर्म्स और अकाउंटिंग एंट्री समझ लो तो बहुत इजी टॉपिक है, आप उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। राइट, अपन पूरा क्लास में ही कवर कर लेंगे, नो इश्यूज। बस आप कंसंट्रेशन से ध्यान देके सब सुनो और मैं जो बोलती हूँ वो सब नोट डाउन करते चलो, ठीक है। आई होप आप सब बुक लेके बैठे होंगे, नोटबुक आपकी, ठीक है। तो जो जो मैं बोलूँगी आप वो नोट डाउन कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज सबसे पहले होता क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को इशू करता है। कब इशू करता है? सपोज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ए सेल गुड्स टू बी, okay, and B is unable to pay his debts immediately. Then in that case, in the books of A, B will stand as a debtor, right? B sundry debtor रहेगा A के बुक्स में। तो A ऑर्डर इशू करेगा B के नाम पे कि B ने इतना इतना अमाउंट इतने टाइम के बाद ये पर्सन को या फिर खुद A को ही देना है, ठीक है। समझ में आया? ए ने सेल किया गुड्स बी को, बी ने डेट क्लियर नहीं किया उसका इमीडिएटली, तो ए उसे ऑर्डर इशू करेगा कि ये पीरियड के बाद, नॉर्मल क्रेडिट पीरियड के बाद, अलाउड क्रेडिट पीरियड के बाद बी ने इतना इतना अमाउंट ये पर्सन को या फिर खुद ए को ही देना है, ठीक है। और ये ऑर्डर बी भी एक्सेप्ट करेगा। जब बी एक्सेप्ट करेगा तब वो पीस ऑफ पेपर को जिसमें ये ऑर्डर है उसे कहा जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। समझ में आया? कॉमन उसका टर्मिनोलॉजी समझ में आया कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली होता क्या है और इशू कब किया जाता है, राइट? ये क्लियर हो गया। अभी अपन देखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन, जो आपके मॉड्यूल में भी, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी दिया गया है और मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन क्या है, ध्यान से देखिए। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, राइट? ये क्या होता है? राइटिंग में होना जरूरी है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, मैंने बोला था ए ऑर्डर इशू करता है, तो ये क्या होता है? कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर, मतलब जो बनाता है वो भी साइन करता है। साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग सर्टन पर्सन, मतलब जिससे पैसा रिकवर करना है उसको डायरेक्शन होता है ये ऑर्डर में, दैट सर्टन पर्सन टू पे सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन। मतलब मैंने क्या बोला था कि ए इशू करेगा ऑर्डर बी को कि इतना अमाउंट इतने पीरियड के बाद मुझे या किसी और को, मतलब ओनली टू और ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो भी वो बिल होल्ड करेगा, जो भी बियरर रहेगा वो इंस्ट्रूमेंट का, उसे पी ने पैसा देना है। ऐसा इसमें ऑर्डर होता है। और जब ये पीस ऑफ पेपर जिसमें ऑर्डर है बी को पे करने का, वो बी एक्सेप्ट करता है, तब वो बन जाता है वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज। सो वापस एक बार, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंपल्सरी कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, कंडीशनल ऑर्डर नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, ओके। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर, किससे साइंड बाय द मेकर से भी साइन होना चाहिए। और जब जिसको ऑर्डर मिला है वो एक्सेप्ट करेगा, वो भी साइन करेगा, बट इट शुड ऑल्सो बी साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग सर्टन पर्सन टू पे सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन है ये।
नहीं हुआ है तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए, फिर आगे का अपन कंटिन्यू करते हैं। अब ये तो हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन। अब बिल ऑफ एक्सचेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को देखने हैं। बहुत सिंपल है, बिल ऑफ एक्सचेंज के आधे से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स तो उसके डेफिनेशन पे से ही निकलते हैं, अपन देखेंगे, ठीक है। Let's see the characteristics of bill of exchange. Characteristics of bill of exchange. नोट डाउन कीजिए मेरे साथ, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, हेडिंग डाल दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, डेफिनेशन में सबसे पहला पॉइंट क्या था? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या हो गया? इट मस्ट बी इन राइटिंग। ओरल कम्युनिकेशन बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर, oral promise, oral order cannot be considered as a bill of exchange or a promissory note. It must be in writing. ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अपना क्या हो गया? It must be in writing. नोट डाउन करते चलिए मेरे साथ। मैं बोल भी रही हूँ तो आपको बोर्ड पे भी दिख रहा है और सुनाई तो दे रही है। तो इट मस्ट बी इन राइटिंग, फर्स्ट हो गया। सेकेंड, इट मस्ट बी डेटेड। कोई भी इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी होती है अगर वो प्रॉपरली डेटेड है, राइट। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट मस्ट बी डेटेड। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में डेट रहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उसमें जो पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड जो मेंशन किया गया होता है, वो उसका कैलकुलेशन के लिए ये डेट बहुत ज़रूरी होता है। आगे अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में जो आएंगे, उसमें ये डेट रहना क्यों ज़रूरी है वो आपको समझ आ जाएगा। तो इसका और एक कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट मस्ट बी डेटेड, राइट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, लिखते चलो मेरे साथ, इट मस्ट बी डेटेड। देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। मैंने क्या अपने डेफिनेशन में क्या था? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order, right? So that order must be there. So it must be an order to pay certain sum of money. ऑर्डर भी होना चाहिए और मनी भी सर्टन होना चाहिए। उसमें नहीं होना, उसमें एग्जैक्टली मेंशन होना चाहिए कि कितना अमाउंट पे करना है, ठीक है। इट मस्ट बी एन ऑर्डर टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी। हो गया थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ लेट्स गो टू द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल। ठीक है, अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन अटैच नहीं करनी चाहिए। द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल। बहुत बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है बट याद रखना जरूरी है, तो नोट डाउन करते चलिए अपने बुक में, आपको बाद में रिवाइज करने को काम आएगा, ठीक है। द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल। फर्स्ट क्या था? राइटिंग। सेकेंड डेटेड। थर्ड इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। फोर्थ इज द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, राइट। नाउ फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, the money must be payable to a definite person or to his order or to the bearer, right? Last में था the or pay to certain person or to his order or to the bearer of instrument. Definition में भी ये point था, characteristics में भी ये point है, तो note down कीजिए। Fifth characteristic of bill of exchange, the money must be payable. The
money must be payable to a definite person or to his order or to the bearer. ये भी पॉइंट अपन ने डेफिनेशन पे से ही निकाला, राइट? द मनी मस्ट बी पेएबल टू अ डेफिनेट पर्सन और टू हिज ऑर्डर और टू द bearer of instrument, right? Now next characteristics, the draft must be accepted for payment by the party to whom the order is made. मैंने क्या बोला था? That piece of paper containing an order becomes a valid bill of exchange when it is accepted by the person to whom the order is made. So now sixth characteristic and very important characteristic, that the draft, उसके पहले क्या होता है, वो ड्राफ्ट ही रहता है बस, जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है उसको तब तक उसको ड्राफ्ट ही बोलते हैं. तो ड्राफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड, draft must be accepted by the person to whom order is made. जिसको ऑर्डर किया गया है उसने वो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, तभी वो वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, नहीं तो तब तक वो ड्राफ्ट ही कहलाएगा, राइट? तो हो गया अपना सिक्स्थ पॉइंट. Now last characteristic, okay, last नहीं, sorry, second last, it should be properly stamped. थोड़ा ऊपर लिखती हूँ, it should be properly, लिख रहे हो ना मेरे साथ, stamp. स्टैम्प रहना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फिर वो लीगली एनफोर्सिएबल हो जाएगा. बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स आर गवर्न्ड बाय द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, राइट? तो अगर वो स्टैम्प है तभी वो लीगली एनफोर्सिएबल हो जाएगा, उस पर कुछ लीगल एक्शंस ले सकेंगे अगर वो डिसऑनर होता है या उसका कुछ होता है आगे जाके, इंसॉल्वेंसी होता है, बहुत सारे कंडीशंस है, देखेंगे आगे जैसे जैसे जाएंगे. तो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प. Now eighth characteristic, the money must be payable in legal currency of the country. Payment must be in legal currency. ये तो ऑब्वियस है, इलीगल करेंसी रहेगी तो लीगली एनफोर्सिबल इंस्ट्रूमेंट वो बन ही नहीं सकता. सो पेमेंट मस्ट बी इन अ लीगल करेंसी ऑफ कंट्री, ठीक है? ये हो गया आपके 8 कैरेक्टरिस्टिक्स. पॉज करके लिख लीजिए अगर किसी का कुछ छूटा है तो. वैसे तो मेरे साथ लिख रहे थे आप, बट अगर किसी का कुछ छूटा है तो पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है? तो अपन एक बार देखते हैं इसमें से अपन कौन कौन से पॉइंट डेफिनेशन पे से निकाले. इट मस्ट बी इन राइटिंग, राइट? राइटिंग में होना चाहिए, डेफिनेशन में था. इट मस्ट बी एन ऑर्डर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, ये भी डेफिनेशन में था. द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, ये भी डेफिनेशन में था, राइट? द मनी मस्ट बी पेएबल टू अ डेफिनेट पर्सन और टू हिज ऑर्डर और टू द बेयरर, ये लास्ट पार्ट था अपने डेफिनेशन का, तो ये भी उसमें से आया. द ड्राफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन, ये डेफिनेशन में एग्जैक्टली नहीं है, बट मैंने आपको बोला है कि जब वो पीस ऑफ पेपर को एक्सेप्टेंस मिलेगा तभी वो वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा. इसीलिए द ड्राफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू whom the order is made. It should be in properly stamped, ये डेफिनेशन में नहीं था, ये नया है. And the payment must be in legal currency of the country. तो अपन ये वाला पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हैं कि अपन ने डेफिनेशन में देखा है,
राइट। तो ए 8 में से 5 कैरेक्टरिस्टिक आप डेफिनेशन पे से ही निकाल सकते हो, तो है इजी। एक्स्ट्रा में आपको 3 कौन से याद रखने? इट मस्ट बी डेटेड, it must be properly stamped and payment must be in a legal currency of a country। सिंपल हो गया आपके 8 कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर अभी आपको पूछे तो आपको 8 के 8 एकदम प्रॉपरली क्लियर है, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती है, राइट। एक होता है ड्रॉवर। फर्स्ट, जो ड्रॉवर मतलब कौन? जो दैट ड्राफ्ट करता है, जो वो इंस्ट्रूमेंट ड्राफ्ट करता है, उसे बोलते हैं द मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द ड्रॉवर। ओके। सेकेंड होता है द पार्टी विच एक्सेप्ट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब सॉरी विच एक्सेप्ट्स दैट ऑर्डर इज नोन एज द एक्सेप्टर। एंड द थर्ड, द पार्टी टू whom the payment is to be made, the party to whom the payment is to be made is known as the pay। That means the person to whom the person who will get the money out of this instrument, out of this transaction of bill of exchange is known as the payee, right। तो अपन ने 3 पार्टीज देखे, हो गया। फर्स्ट होता है ड्रॉवर, सेकेंड होता है एक्सेप्टर, जो बिल को, जो वो ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है, और थर्ड होता है पेई, मतलब जिसको पैसा मिलने वाला है, जिसके फेवर में वो ऑर्डर इशू हुआ है, वो होता है पेई, राइट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक के नीचे बस एक मतलब पार्टीज ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा एक हेडिंग डालिए। पार्टीज हो सकता है आपको एमसीक्यूज में पूछे, एक आपको एग्जाम्पल बना के दे वो और पूछे कि इसमें से ड्रॉवर कौन है, एक्सेप्टर कौन है, पेई कौन है। तो इसके वो रीज़न के वजह से अपने को ये टर्म्स क्लियर होना ज़रूरी है। भले ही टाइम लग रहा है बट ठीक है, बेसिक्स क्लियर होंगे तो आगे जाके एंट्रीज भी क्लियर होगी फटाफट। पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। फर्स्ट ड्रॉवर, लिखते चलिए। ड्रॉवर कौन होता है? द पर्सन हु, द पार्टी विच मेक्स द ऑर्डर, जो ऑर्डर में बनाता है, द पार्टी विच मेक्स द, विच मेक्स the order, right, is known as the drawer। Second, acceptor। acceptor कौन होता है? the party who accepts the order। अपने एग्जाम्पल में कौन था? बी था, बी था acceptor, ए था drawer। who accepts the order, right। and third party of bill of exchange is the payee, right। the party to whom amount has to be paid, the party to whom amount is लिख लिया। ये हो गया है 3 पार्टीज, ड्रॉवर, एक्सेप्टर एंड पे। 3 पार्टीज हो गए बिल ऑफ एक्सचेंज के, नोट डाउन कर लीजिए। अब इस केस में क्या हो सकता है? हो सकता है ड्रॉवर एक तो बोले कि किसी और को दे वो पैसा, या फिर वो खुद ही को दे, या फिर बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट को दे। 3 ऑप्शन थे उसके पास। तो हो सकता है पे ही ड्रॉवर रहे कुछ कुछ केस में। अगर उसने ऑर्डर नहीं किया है किसी और को पे करने का, वो डायरेक्टली ड्रॉवर के पास ही आने वाला है, तो हो सकता है ड्रॉवर एंड पे कैन बी द सेम पर्सन इन सम केसेस, राइट। तो समझ गए 3 पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, नोट डाउन कर लीजिए।
और एक चीज़ बिल ऑफ एक्सचेंज में हो सकती है, दैट इज एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट जैसे चेक एंडोर्स होता है, वैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज भी एंडोर्स हो सकता है, राइट। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट मतलब ट्रांसफर करना, ठीक है। मेरी असेट है, मैं बिल्स रिसीवेबल एज अ बिल्स रिसीवेबल उसको ट्रीट कर रही हूँ, मुझे कोई थर्ड पर्सन को उसको पेमेंट करना है, तो मैं वो अपने असेट देके मेरी लाइबिलिटी क्लियर करूँगी। इन दैट केस दैट होल ट्रांजैक्शन बिकम्स द एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। ये हो गया। और एक पॉइंट होता है दैट इज फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज इज इशूड इन रिलेशन टू फॉरेन ट्रेड ऑपरेशन। फॉरेन ट्रेड ऑपरेशन के लिए अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया गया है तो वो होता है फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज में एक चीज़ होती है कि वो फॉरेन ट्रेड ऑपरेशन के लिए इशू किया गया है। अगर डोमेस्टिक ऑपरेशन के लिए इशू किया है, डोमेस्टिक ट्रेड ऑपरेशन के लिए इशू किया गया है, तो दैट इज नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज। बट इफ इट इज इशूड फॉर द फॉरेन ट्रेड ऑपरेशन देन इट इज नोन एज द फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज में 4 कंडीशन है। 4 कंडीशन कैसे बनती है, उसके लिए 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक तो वो बिल ड्रॉ कहाँ हुआ है, राइट, और दूसरा वो पे किस कंट्री में हो रहा है। ड्रॉ क्या क्या कहाँ हुआ है, कौन से कंट्री में हुआ है, और पे कौन से कंट्री में हो रहा है। मतलब इट टू कॉल्ड एज वन बिल एज अ फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज, इट मस्ट बी ड्रॉन इन वन कंट्री एंड पेएबल इन अनदर कंट्री, राइट। तो अपन अभी फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज का देखेंगे। फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज, हेडिंग दे दीजिए फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके 4 एग्जाम्पल्स भी है, जिसके बाहर कोई बिल फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होता, वो 4 एग्जाम्पल में कवर हो रहा है तो वो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज, अदरवाइज इट इज नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए सबसे पहले द बिल which is drawn in one country and the bill which is drawn in one country and is payable in another। मैंने बोला एक कंट्री में ड्रॉ हुआ है, दूसरे कंट्री में पेएबल हुआ है, देन इट इज नोन एज अ फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इज पेएबल इन another country, it is foreign bill of exchange। लिख लीजिए, ठीक है, इट इज नोन एज फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज कभी भी ट्रिप्लिकेट में इशू किया जाता है, राइट। कितने में, ट्रिप्लिकेट में, मतलब उसके 3 कॉपीज इशू किए जाते हैं, सो दैट एवरी पार्टी मस्ट हैव अ बिल ऑफ एक्सचेंज, मस्ट हैव अ कॉपी ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। मैंने बोला था 4 एग्जाम्पल है जिसपे से वो बिल ऑफ एक्सचेंज फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज है या नहीं वो कंसिडर वो समझ में आता है, राइट। तो वो 4 एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट, द बिल ड्रॉन इन इंडिया ऑन अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड पेएबल आउटसाइड इंडिया। 2 कंडीशन क्या थी, ड्रॉन इन वन कंट्री एंड पेएबल इन अनदर कंट्री। तो फिर फर्स्ट उसमें का द बिल ड्रॉन इन इंडिया, अब ड्रॉ इंडिया में हो गया तो उसको फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज बोलने के लिए इट मस्ट बी पेएबल आउटसाइड इंडिया। द बिल ड्रॉन इन इंडिया ऑन पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ऑन पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया
The bill drawn in India on person resident outside India and payable outside India. ठीक है, मतलब पेएबल एक कंट्री में है और ड्रॉ एक कंट्री में हुआ है, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज. सेकेंड एग्जाम्पल, द बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया ऑन अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. दोनों भी अलग अलग कंट्री में. द बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, ये तो इंडिया के लिए ऑब्वियसली फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज, इसका इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है. तो बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया एंड पेएबल आउटसाइड इंडिया. पेएबल आउटसाइड इंडिया, राइट. इसका तो ये तो 100% फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसका इंडिया में कुछ हुआ ही नहीं है. Third, the bill drawn outside India and made payable in India. The bill drawn just because ये outside India draw हुआ है, इंडिया में भले ही पेएबल है तो बट ये आउटसाइड ड्रॉ हुआ है. कोई भी एक कंडीशन बाहर होना जरूरी है, आउट ऑफ इंडिया होना जरूरी है. एक तो ड्रॉ होना चाहिए, नहीं तो पेएबल होना चाहिए. तो ड्रॉ बाहर हुआ है तो इट बिकम्स अ फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज. The bill drawn outside India and payable in India. Right? Last, the bill drawn outside India and made payable in India. Made payable outside India. Okay. ये क्या था? सॉरी, पेएबल आउटसाइड इंडिया ये हो गया. अब फोर्थ वाला, द बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, और किस पे ड्रॉन किया है? आउटसाइड इंडिया ऑन अ पर्सन जो रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, तो वो पेएबल भी ऑफकोर्स आउटसाइड इंडिया हो जाएगा. तो उसके लिए ये अपने लिए ये फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा. तो क्या है? द बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया ऑन अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. यहां लिखते हैं, सिंपल है. लेट्स क्विकली रिवाइज 4 पॉइंट्स अगेन. द बिल ड्रॉन इन इंडिया ऑन अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेएबल आउटसाइड इंडिया. ठीक है, इंडिया में बिल भले ही ड्रॉ हुआ है बट पेएबल क्या है? आउटसाइड इंडिया. सेकेंड पॉइंट, द बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेएबल आउटसाइड इंडिया. दोनों भी चीजें बाहर हो रही है तो वो इंडिया के लिए क्या हो जाएगा? फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज. थर्ड पॉइंट, द बिल ड्रॉन इन इंडिया, द बिल ड्रॉन द बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, बिल बाहर ड्रॉ हुआ है पर पेएबल इन इंडिया, still it is a foreign bill of exchange. Just because, why? Because the bill drawn outside India, right? Now fourth, the bill drawn outside India on a person resident outside India. मतलब वो पेएबल भी आउटसाइड इंडिया. ऑर्डर कहाँ गया है? बाहर वाला इंसान को ऑर्डर हुआ है, बाहर आउट ऑफ इंडिया ऑर्डर किया गया है वो बिल, तो और ड्रॉन भी आउटसाइड इंडिया है, तो डेट बिकम्स द फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट? These are the 4 example. ये definition है. ओके, डेफिनेशन के बाद ये 4 एग्जाम्पल पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अभी एक स्पेसिमेन देखेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज, अभी इतनी देर से अपन देख रहे थे बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा होता है, वैसा होता है, उसमें ये होता है, उसमें वो नहीं होता है. तो बिल ऑफ एक्सचेंज एग्जैक्टली दिखता कैसे है उसका एक स्पेसिमेन देख लेंगे. कि बिल ऑफ एक्सचेंज बनता कैसे. ठीक है, हाँ, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज का ही स्पेसिमेन देख लेंगे, राइट?
निकालना है, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके अपने बुक में भी एक स्पेसिमेन निकाल लीजिए, यूजफुल रहेगा, राइट। सबसे पहले राइटिंग में होना चाहिए, वो तो अपन कर ही रहे। सेकेंड क्या था, डेटेड, डालेंगे अपन डेट। मैं डाल रही हूँ यहाँ प्लेस विथ डेट। औरंगाबाद 26 जून 2020, ये हो गया डेटेड, राइट, कर दिया हमने डेटेड उसको। यहाँ होता है अमाउंट 1 लाख, हो गया। अब होता है मेन पैराग्राफ, मेन बॉडी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो सपोज मैं लिखती हूँ 3 months आफ्टर डेट। ये जो होता है ना, आफ्टर डेट, आफ्टर साइट, ये कंसेप्ट है, इस पे से ड्यूरेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कैलकुलेट होता है, ये भी अपन देखेंगे। बट आफ्टर डेट का मतलब क्या है, ये डेट के बाद। और आफ्टर साइट अगर यहाँ लिखा गया है तो जब वो एक्सेप्ट होगा, वो एक्सेप्ट होने पे जो एक्सेप्टेंस की जो डेट रहेगी, वो डेट के बाद ये वाला पीरियड कैलकुलेट होगा, समझा। अगर आफ्टर डेट है तो बिल ऑफ एक्सचेंज के डेट के बाद यहाँ जो पीरियड मेंशन किया गया है वो कैलकुलेशन वो डेट के बाद स्टार्ट होगा। बट अगर यहाँ आफ्टर साइट है, 3 months आफ्टर साइट अगर है तो that 3 months period will begin from the acceptance, date of acceptance। जब वो एक्सेप्ट होगा तब से वो पीरियड कैलकुलेट होगा। तो क्या है, क्या स्पेसिमेन होता है, 3 months after date of the bill of exchange, 3 months after date, pay to Mr. ABC, suppose लंदन। ये पर्सन किस पे ड्रॉ किया हुआ है, ऑन अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो ये फॉरेन हो गया, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर यहाँ आप कोई इंडिया के ही पर्सन पे ड्रॉ कर रहे हो तो दैट विल बिकम द, क्योंकि ये ड्रॉ इंडिया में हो रहा है, राइट, तो ये दैट विल बिकम द नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज। तो 3 months आफ्टर डेट, पे टू मिस्टर ABC लंदन अ सम ऑफ रुपीज, मेंशन करना जरूरी है, बोला था स्पेसिफिक सर्टेन अमाउंट होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट कंटेन अ सर्टेन अमाउंट टू पे, सम ऑफ रुपीज इन वर्ड्स होना चाहिए, और ये इन रुपीज 1 लाख ओनली। एक चीज और हो सकती है यहाँ पे, इसके पहले अपना वो एक पॉइंट था कि और टू हिज ऑर्डर और टू द बियरर, राइट, तो वो यही मेंशन करना होता है, मैं भूल गई वो, टू मिस्टर ABC लंदन और टू हिज ऑर्डर अ सम, फिर अ सम ऑफ रुपीज 1 lakh only for value received, ठीक है। अनकंडीशनल है, इसमें कोई कंडीशन दिख रही है आपको, नहीं, अनकंडीशनल है, स्पेसिफिक पर्सन को ऑर्डर किया गया है, ऑर्डर है, पे टू है, मतलब ऑर्डर है, उसके बाद अमाउंट स्पेसिफिक है, डेटेड है, राइटिंग में है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, मतलब ये हो गया वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज। बट इसके लिए एक कंडीशन अभी भी बाकी है, क्या, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू whom द ऑर्डर इज मेड। तो यहाँ पे तो जो पार्टी बना रही है उसका नाम, टू सपोज XYZ एसोसिएट, राइट, XYZ एसोसिएट औरंगाबाद, ठीक है। स्टैम्प होना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टैम्प, और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, राइट, हो
सॉरी, स्टैम्प आ जाएगा इधर कॉर्नर में, स्टैम्प, यहाँ पे आ जाएगा एक्सेप्टेंस, मतलब यहाँ पे वो पार्टी एक्सेप्टेड बोल के लिखेगी और साइन करेगी, नीचे उसका नाम रहेगा मिस्टर ABC, राइट। तो अगर ये आफ्टर साइड रहता था तो यहाँ जब वो एक्सेप्टेंस की डेट डालता था वहाँ से वो ड्यूरेशन कैलकुलेट होता था। ये है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, डन। अभी हो गया अपना बिल ऑफ एक्सचेंज का सारा पॉइंट कवर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉमिसरी नोट। बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो गए बिल ऑफ एक्सचेंज के सारे। इस पे फिर बाद में अपन अकाउंटिंग एंट्रीज तो ऑलमोस्ट प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए सेम ही है, तो वो सब साथ में ही देख लेंगे। बट प्रॉमिसरी नोट क्या होता है और बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट में डिफरेंस क्या होता है वो चीज़ भी अपन देखेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉमिसरी नोट। ये फॉर्मेट आपने आपकी बुक में बना लिया है ना, एक बना लो। एक बार अपने बुक में सब कुछ आ जाना चाहिए, फिर क्या होता है कभी भी अपने को रिवाइज करने में ना एक ही जगह सब कुछ मिल गया तो फटाफट से चैप्टर रिवाइज हो जाता है। और ये इसके जैसा छोटा सा टॉपिक के लिए 4 बुक आप लेके बैठोगे, मतलब नहीं है। एक ही बुक में अपने नोटबुक में अपने हैंडराइटिंग से लिखा हुआ सबसे रिवाइज हो गया तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर योर रिविजन। ओके, नाउ प्रॉमिसरी नोट। नाउ व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट, किसी को कुछ आइडिया है? प्रॉमिसरी नोट भी एक इंस्ट्रूमेंट ही होता है राइटिंग में। सबसे पहला पॉइंट अपने को मिल गया। प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नॉट बीइंग अ बैंक नोट। मतलब बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं होता है। करेंसी नोट भी एक टाइप का प्रॉमिसरी नोट ही है, मतलब वो जब पे करते हैं तो वो दैट इज ऑल्सो नोट, बट ऐसा नोट जो करेंसी नोट नहीं है या बैंक नोट नहीं है। दैट एंड containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or the order of a certain person. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रॉमिसरी नोट के केस में क्या होती है, ये बियरर को पेएबल नहीं होता है। मतलब इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज अगर कोई बियरर है, दैट इंस्ट्रूमेंट होल्डर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट is able to receive the amount at the time of maturity, but as per the RBI Act, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से कोई भी प्रॉमिसरी नोट बेयरर को पेएबल नहीं होता है, राइट। अब इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट अपना जो एग्जांपल था फर्स्ट, ए ने गुड्स सेल किया बी को, सेल, ठीक है। इन केस ऑफ bill of exchange, A issues an order, right, in the form of writing which contains many things which we have already discussed. A issues an order and B accepts that order, ठीक है, तो वो बनता है valid bill of exchange। ये accepts करता है, accepts order, right, तो वो बनता है valid bill of exchange। But in case of then it becomes a bill of exchange. But in case of promissory note, ये बिल्कुल उल्टा होता है। ये केस में क्या होता है, A is the drawer, right? A इशू करता है ऑर्डर B को, ठीक है। तो बट इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट के केस में एग्जैक्टली ये ट्रांजैक्शन उल्टा होता है। ट्रांजैक्शन ही उल्टा होता है, इशूअर उल्टा हो जाता है। ए ने सेल किया बी को, राइट, देन बी इशूज द प्रॉमिस, बी इशूज प्रॉमिस टू ए that he will pay a certain sum of money after a certain period of time to A or to the order of A, right? So that promise is known as the promissory note, right? तो ये
केस में ए का एक्सेप्टेंस रहना जरूरी नहीं है, ठीक है। दो चीजें प्रॉमिसरी नोट के केस में अलग होती है। एक तो सबसे पहली बात, इसमें एक्सेप्टेंस नहीं लगता, और दूसरा बात नॉट पेएबल टू बेयरर। आरबीआई एक्ट में वो अलाउड नहीं है, नॉट पेएबल टू बेयरर, राइट। दो चीजें याद रखना हमेशा। इन दिस केस creditor will in case of bill of exchange, creditor will issue that instrument, and in case of promissory note, debtor will issue that promissory note, that B promise करेगा A को कि मैं ये इतना इतना पैसा इतने इतने पीरियड के बाद दे दूंगा, ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं प्रॉपरली, मीनिंग तो समझ गया आपको प्रॉमिसरी नोट का, कौन इशू करता है, कब इशू किया जाता है, ठीक है। अभी डेफिनेशन देखते हैं प्रॉमिसरी नोट का, लिखते चलिए। प्रॉमिसरी नोट मैं बोल भी रही हूँ तो लिखते चलिए, उसके बाद अपन डेफिनेशन पे एनालिसिस करेंगे। प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट, promissory note is an instrument in writing, promissory note is an instrument in writing, not being, ये important है, not being बैंक नोट और करेंसी नोट। करेंसी नोट और बैंक नोट इसमें कवर नहीं होते। Not being a currency note or a bank note, containing an unconditional undertaking। अंडरटेकिंग होता है, मतलब ही क्या होता है, प्रॉमिस होता है। containing an unconditional undertaking signed by the maker। इसको कौन साइन करता है, जो बनाता है वही साइन करता है, बस इसको एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। तो जिसके फेवर में ये इशू किया गया है उसकी साइन रहना जरूरी नहीं है। इट ओनली मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, साइंड बाय द मेकर टू पे certain sum of money, to or to the order of specific person, right, and not to the bearer, of instrument, right। ये वाला पार्ट जो है ना, ये मैंने ज्वाइन किया है ताकि ये याद रहे कि बेयरर को अलाउड नहीं है प्रॉमिसरी नोट देना। डेफिनेशन एक बार नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। हो गया? तो क्या है, प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, अगेन इट इज इन राइटिंग, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट। करेंसी नोट और बैंक नोट छोड़ के जो भी नोट्स बनेंगे, प्रॉमिस बनेगा पे करने का, दैट इज नोन एज अ प्रॉमिसरी नोट। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, कोई कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए। उसमें अनकंडीशनल ऑर्डर था, इसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू द ऑर्डर ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन। हो गया सिंपल। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड towards the characteristic of promissory note। okay, promissory note definition clear है, बहुत सिंपल है। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होना चाहिए, मेकर से साइन होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, बैंक नोट और करेंसी नोट को छोड़ के होना चाहिए, और किसको पेएबल होना चाहिए, ओनली टू द ऑर्डर ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, नाउ हेडिंग दीजिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिल ऑफ प्रॉमिसरी नोट।
आई नो बहुत लिखवा रही हूँ बट ज़रूरी है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, बिलीव मी, आप अगर मैं जो बोल रही हूँ उतना सब लिख रहे हो तो आपको मॉड्यूल भी खोलने का ज़रूरत नहीं रहेगा। आप आपके नोटबुक में से ही सब कुछ रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। लीजिए हेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोमिसरी नोट, ठीक है। ये आ गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोमिसरी नोट। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, उसमें भी था इसमें भी है, इट मस्ट बी इन राइटिंग। साथ में लिखते चलिए, सिंपल है, सारे हो जाएगा। इट मस्ट बी इन राइटिंग। और अगर कहीं कुछ पॉइंट छूट रहा है तो वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो मैं लिखते लिखते बोल रही हूँ तो आपका भी लिखना हो जाएगा, मेरा भी बोलना हो जाएगा। इट मस्ट बी इन राइटिंग। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, इट मस्ट कंटेन अ क्लियर प्रॉमिस टू पे, राइट। प्रॉमिस होना चाहिए, प्रॉमिसरी नोट का बेसिक ही है यार। इट मस्ट कंटेन क्लियर प्रॉमिस, कंडीशनल नहीं होना चाहिए वो। इट मस्ट कंटेन अ क्लियर प्रॉमिस टू पे। अभी मैंने बोला थर्ड कैरेक्टरिस्टिक वही है, द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल। अपने डेफिनेशन में भी था, तो क्या है, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, फिर उसमें प्रॉमिस होना चाहिए। वो प्रॉमिस कैसा होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। द प्रॉमिस टू पे, लिखते चलो साथ में, द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, राइट। हो गया। नाउ फोर्थ पॉइंट क्या है, द प्रोमिसर और द मेकर मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट। डेफिनेशन में था साइंड बाय द मेकर, तो जिसने प्रॉमिस किया है मतलब द प्रोमिसर और मेकर मतलब ही जो बना है, प्रॉमिसर और मेकर मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। याद यहीं पे याद कर लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स भी, वापस ये सेम चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इट मस्ट बी इन राइटिंग, जो वहाँ भी था यहाँ भी है, कॉमन पॉइंट। इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट कंटेन अ क्लियर प्रॉमिस, वो प्रॉमिस कैसा होना चाहिए, द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, साइन होनी चाहिए, ठीक है। द प्रॉमिसर और द मेकर मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट। नाउ फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ पॉइंट, ये तीन पॉइंट ऐसे हैं कि उसमें क्या क्या सर्टन होना चाहिए। सर्टन मतलब डेफिनेट होना चाहिए कि ये चीज़ तो मेंशन होनी ही चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें कौन कौन सी, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ में। फिफ्थ में, द मेकर मस्ट बी अ सर्टन पर्सन, मेकर से स्टार्ट किया है, द मेकर मस्ट बी सर्टन पर्सन। और क्या सर्टन होना चाहिए इनको, द अमाउंट टू पे, द सम पेबल मस्ट बी सर्टन, मतलब अमाउंट भी उसमें मेंशन होनी चाहिए। तो क्या है, द सम पेबल मस्ट बी सर्टन। और एक चीज इनको सर्टन चाहिए, क्या चाहिए, द पेई मस्ट बी सर्टन पर्सन, मतलब बनाने वाला भी सर्टन चाहिए, लेने वाला भी सर्टन चाहिए, मतलब जिसको पैसा मिलने वाला है वो भी सर्टन चाहिए, और अमाउंट भी सर्टन चाहिए। हो गया आपकी सेवेंथ पॉइंट, द पेई मस्ट बी सर्टन पर्सन। और ऐसे भी ये तो बियरर को पेएबल नहीं है, तो पेई तो मेंशन होना ही चाहिए, राइट। तो हो गया आपके 7 पॉइंट। इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट कंटेन प्रॉमिस, प्रॉमिस कैसा होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट,
इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, राइट। 5th 6th एंड 7th सर्टन होना चाहिए। क्या क्या सर्टन होना चाहिए? द मेकर मस्ट बी सर्टन पर्सन, द पेई मस्ट बी सर्टन पर्सन एंड द सम पेएबल मस्ट बी सर्टन, राइट। हो गया 7 पॉइंट, लिख लीजिए पॉज करके। हो गया। नाउ 8 पॉइंट, मैं ये रब कर रही हूँ। लॉजिकली आप याद रखोगे ना तो सब याद हो जाएगा यहीं पे। अपन इतनी बार रिपीट कर रहे हैं ये सब चीजें, यहीं पे याद हो जाएगा। 8 पॉइंट क्या है? 8 पॉइंट, पेमेंट मस्ट बी इन अ लीगल करेंसी, वो वहां पे भी था। तो पेमेंट कॉमन पॉइंट है क्या? पेमेंट मस्ट बी इन लीगल करेंसी। सेकेंड या थर्ड कॉमन पॉइंट, पेमेंट मस्ट बी इन लीगल करेंसी, देन इट शुड नॉट मेक पेएबल टू द बेयरर। बोला था आरबीआई के एक्ट के हिसाब से बेयरर को पेमेंट नहीं होना चाहिए, तो इट शुड नॉट बी मेड पेएबल। वही कैरेक्टरिस्टिक जो डेफिनेशन में है उसी को ही पार्ट कर करके कैरेक्टरिस्टिक में वो ला रहे। तो इट शुड नॉट बी मेड पेएबल टू बेयरर, राइट। It should not be made payable to the bearer. 10th क्या है? It should be properly stamped. Again common point. It should be properly stamped. ये हो गया। और एक कॉमन पॉइंट आपका, स्टैम्प होना चाहिए, लीगल करेंसी में होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, राइट। तो ये और अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने बोला था बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में एक डिफरेंस है। बिल ऑफ एक्सचेंज तभी वैलिड बनता है जब उसको एक्सेप्टेंस मिलता है, बट प्रोमिसरी नोट के केस में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। तो last characteristic of promissory note is it does not require any acceptance. It does not require acceptance. Okay, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हो गया। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द स्पेसिमेन ऑफ प्रोमिसरी नोट। ओके, सिंपल है, बहुत सिंपल है। आधा मतलब ऑलमोस्ट बिल ऑफ एक्सचेंज के स्पेसिमेन जैसा ही है। प्रोमिसरी नोट के कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए आपको, डेफिनेशन समझ में आ गई। नाउ स्पेसिमेन ऑफ प्रोमिसरी नोट, स्क्वायर बना लिया। कोई भी इंस्ट्रूमेंट डेटेड होना चाहिए, बट प्रोमिसरी नोट का कैरेक्टरिस्टिक ऐसा कुछ था नहीं। सो प्रोमिसरी नोट का स्पेसिमेन, हेडिंग दे दीजिए स्पेसिमेन ऑफ प्रोमिसरी नोट। एंड देन यहाँ मैं लिखूंगी मेकर का नाम, मतलब जो प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिसर और अ मेकर, राइट। प्रॉमिसर का नाम, सपोज PQR मुंबई, राइट। ये है मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे लिखा मैंने अमाउंट ₹2 लाख, ठीक है। यहाँ लिखा जो मेकर और उसका एड्रेस, देन यहाँ आ गया अमाउंट। देन मेन बॉडी में क्या लिखेंगे अपन? 90 days. It can be days or a month, anything depends on the maker.
90 days आफ्टर डेट, आफ्टर डेट और आफ्टर साइट वाला मैंने आपको बताया ही अभी, और क्लियरली अपन देखेंगे आगे टर्म्स आएंगे वो। 90 days आफ्टर डेट, 90 days आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे, क्या था डेफिनेशन में, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होना चाहिए, तो ये क्या होगा, 90 days आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे, I promise to pay suppose XYZ or to his order, right, or to his order, सम मेंशन होना चाहिए। अभी देखो मेकर स्पेसिफाई, मेकर सर्टन है, पेई सर्टन है, सम भी सर्टन कर दो, और टू हिज ऑर्डर सम of rupees 2 lakhs, 2 lakhs only for value receive, ठीक है। ये हो गया मेन बॉडी, ऑलमोस्ट सिमिलर टू द बिल ऑफ एक्सचेंज, बट यहाँ क्या है, आई प्रोमिस टू पे, यहाँ उसने मेकर ने खुद प्रॉमिस किया है, ठीक है। अभी स्टैम्प तो होना चाहिए, राइट हैंड साइड में आ गया आपका स्टैम्प, स्टैम्प इसमें भी जरूरी है क्योंकि राइट। देन टू, किसको ये, अभी यहाँ पे कौन आएगा, जिसको ये बोला गया है, दैट इज XYZ, सपोज ये है अहमदाबाद, राइट। नाउ ये साइन किसकी होनी चाहिए, सिर्फ मेकर का यहाँ मेंशन किया हुआ है, इसको एक्सेप्टेंस का जरूरत नहीं है, तो यहाँ मेकर का साइन चाहिए, मतलब PQR ने यहाँ पे साइन करना चाहिए, बस सिंपल। ये है promissory note का specimen. It may happen that stamp will come here and the sign will come here, that doesn't make any difference, but this is the general specimen of promissory note. Okay, नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, नाउ आपको क्लियर है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, वेरी मच क्लियर। इससे ज़्यादा मतलब अपन बहुत डिटेल में इसको देख चुके हैं और सारे अपने पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया, राइट। नाउ डिफरेंस क्या क्या है प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज में, डिफरेंस क्या क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। कुछ 7-8 डिफरेंसेस है, एक बार दोनों को साथ में देख लेंगे तो दोनों में जो कंफ्यूजन है कि प्रॉमिसरी नोट में ये होता है क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज में ये होता है क्या, ये होता नहीं है क्या, ये किस में होना चाहिए, वो क्या, जो भी कुछ है कंफ्यूजन्स, वो सारे डिफरेंस पे से क्लियर हो जाएंगे। नाउ कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विथ द डिफरेंस। ओके, लास्ट पॉइंट है ये लेक्चर का, लास्ट इतना लिख लीजिए, फिर अपन आज के मतलब ये लेक्चर के लिए बस करते हैं। लास्ट पॉइंट दीजिए हेडिंग, आई नो मैंने आपको आज बहुत लिखवाया है बट फिर भी ज़रूरी था। लास्ट पॉइंट फॉर दिस लेक्चर, डिफरेंस इन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, दिया हेडिंग, मैं यहीं पे इसको कर रही हूँ क्योंकि वो ठीक है। ये है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड हियर इज प्रॉमिसरी नोट। सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ऑर्डर, प्रॉमिसरी नोट होता है प्रॉमिस, तो ये तो एक बड़ा डिफरेंस हो गया। तो फर्स्ट डिफरेंस, इट कंटेन्स अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, राइट, ऑर्डर होता है, और ये क्या होता है प्रॉमिस, इट कंटेन प्रॉमिस
contains a promise to pay certain sum of money. यहाँ पे भी promise to pay sum of money. हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस. देन सेकेंड डिफरेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती, देखा था अपन ने. इट हैज 3 पार्टीज. कौन कौन सी होती है? मेकर, दैट इज ड्रॉवर, मेकर और अ ड्रॉवर, एक्सेप्टर, एंड थर्ड इज पे. राइट, ये 3 पार्टीज होती है. बट प्रॉमिसरी नोट के केस में सिर्फ 2 पार्टीज होती है. इट हैज 2 पार्टीज ओनली. एक तो जो बनाता है वो, दैट इज मेकर, और दूसरा जिसको पैसा मिलने वाला होता है वो, दैट इज पे. तो इसमें होता है 3 पार्टीज, इसमें होता है 2 पार्टीज. राइट, हो गया ये. नाउ थर्ड, मैंने बोला था बिल ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ करता है? ए ने ड्रॉ किया था. ए कौन था? क्रेडिटर था. तो इट इज ड्रॉन बाय क्रेडिटर. ए ने ड्रॉ किया था ना अपने एग्जांपल में. ए ने सेल किया था गुड्स बी को, देन ए ने इशू किया था ऑर्डर बी को, तो ए ड्रॉ कर रहा था. ए कौन है? क्रेडिटर. तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर. एंड इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट, ए ने सेल किया था गुड्स बी को और बी ने प्रॉमिस किया था ए को कि मैं प्रॉमिसरी नोट के थ्रू कि मैं ये इतना इतना अमाउंट पे करूँगा. तो दैट बी कौन था? डेटर. तो प्रॉमिसरी नोट इज ड्रॉन बाय द डेटर. इट इज ड्रॉन बाय डेटर. ठीक है, कंसेप्ट अगर क्लियर है ना तो ये डिफरेंसेस आप खुद ही बना सकते हो. राइट, नाउ पेमेंट कौन करता है? द बिल इज पेड. इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पेमेंट कौन करता है? जो बिल एक्सेप्ट करता है. राइट, ए इशू ऑर्डर टू बी एंड बी एक्सेप्ट्स दैट ऑर्डर. तो कौन पे करता है? द बिल इज पेड बाय द एक्सेप्टर. Right, and in case of promissory note, promissory note is paid by the maker himself, क्योंकि वो खुद ही प्रॉमिस करता है कि मैं पे करूंगा. तो promissory note is paid by maker. Right, ये हो गया है 4 बेसिक डिफरेंस. नोट डाउन कर लीजिए साथ में ही. ना अगर नहीं हुआ होगा ना तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट 4 हो गए और है 4-5. देन वी विल एंड दिस लेक्चर. लिखो हाँ, बट प्लीज इट इज फॉर योर बेटर. नाउ 5th पॉइंट क्या है? द ड्रॉवर एंड पे मे बी द सेम पर्सन. मैंने बोला था अपन के
जब अपन ने पार्टी डिस्कस किए थे, ए हो सकता है ए बोले कि बी ने मुझे को पैसा देना चाहिए या किसी और को तो वो पेई अलग पर्सन हो जाएगा, बट it can be it can be possible that drawer and payee may be the same person. Drawer and payee may be same person in some cases, right? And in case of promissory note, maker and payee cannot be, maker and payee cannot be same person, right? क्योंकि जो मेकर है वही पे करने वाला है, अगर उसी को पैसा मिलेगा तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मेकर एंड पेई cannot be the same person. Now, in case of bill of exchange, the liability of drawer is secondary and conditional. ये पॉइंट ना आपको आगे और मतलब जब अपन जर्नल एंट्रीज देखेंगे ना तब और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है. द लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉवर इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल. इसका मतलब प्राइमरी एंड अनकंडीशनल लाइबिलिटी इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज किसकी होती है? एक्सेप्टर की ही प्राइमरी और अनकंडीशनल लाइबिलिटी होती है. The liability of a drawer is secondary and conditional, and in case of promissory note, the liability of a drawer उसकी प्राइमरी रहेगी क्योंकि वही प्रॉमिस कर रहा है. The liability of a drawer is primary and absolute. फाइनल है उसी की रहेगी, प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट, राइट. ये हो गया आपका सिक्स्थ डिफरेंस. नाउ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी एक्सेप्टेड कंडीशनली. उसको एक्सेप्टेंस मिलना जरूरी है, तो इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द एक्सेप्टर कंडीशनली. इट कैन बी एक्सेप्टेड कंडीशनली. ठीक है. एंड इन केस ऑफ promissory note cannot be made conditionally. बोला था अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है ये, तो इट कैन नॉट बी मेड कंडीशनली. ठीक है. ओके. नाउ second last difference. Notice of dishonor is given, must be given. In case of bill of exchange, notice अगर वो dishonor हो जाता है, मतलब at the time of maturity जिसकी liability थी उसने पे नहीं किया, तो उसका notice ज़रूरी होता है. तो notice of dishonor must be given. Must be given. And in this case notice is not required. Notice of dishonor is not required. ठीक है, लिख लीजिए required. अब लास्ट डिफरेंस. अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है तो उसका नोटिंग एंड इट मस्ट बी नोटेड एंड प्रोटेस्टेड, बट इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट नोटिंग एंड प्रोटेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है. तो नोटिंग एंड प्रोटेस्ट
is required, and here noting and required in case of dishonor. डिसऑनर के केस में ही हो गया, अगर ऑनर हो गया तो ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है. इन केस ऑफ डिसऑनर, मैं बोल रही हूँ, लिख लीजिए अगर आपको नहीं भी ये नीचे का दिख रहा है तो, ठीक है. इन केस ऑफ डिसऑनर एंड नोटिंग एंड प्रोटेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड. राइट, क्लियर है. ये हो गए आपके डिफरेंसेस. पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख के ही लेक्चर क्लोज कीजिएगा, ठीक है. ये हो गए सारे डिफरेंसेस. तो अब आज अपन ने क्या क्या देखा, बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, देन स्पेसिमेन कैसा होता है, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज कैसा होता है, उसके पार्टीज कौन कौन से होते हैं. देन अपन गए थे प्रॉमिसरी नोट पे. प्रॉमिसरी नोट कब इशू किया जाता है, प्रॉमिसरी नोट का डेफिनेशन क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्रॉमिसरी नोट का स्पेसिमेन कैसा होता है. राइट. देन लास्ट अपन ने देखा था कि प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस क्या है, ताकि दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है उस पर से अपने को समझ में आ जाएगा कि ये क्या मतलब कौन सी चीज़ें प्रॉमिसरी नोट में आती है और कौन सी चीज़ें बिल ऑफ एक्सचेंज में आती है. राइट. नाउ यहाँ अपन ये लेक्चर के लिए रुकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में अपन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है. और ये जो डिफरेंसेस है ये आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी है. और मैं एडवाइस करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लेके बैठें, ताकि जो अकाउंटिंग एंट्रीज है और उसके बाद कुछ टर्म्स है छोटे छोटे, दैट इज़ बिल आफ्टर साइट, बिल आफ्टर डेट क्या होता है, टर्म ऑफ बिल कैसा होता है, ड्यूरेशन कैसा कैलकुलेट करते हैं, वो सब जो छोटे छोटे टर्म्स है वो मटेरियल से, अगर इंस्टीट्यूट के मटेरियल से अपन फटाफट रेफर कर सकते हैं उसको, ठीक है. तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इंस्टीट्यूट के मटेरियल के साथ रहेंगे, और आज जितना भी किया है उसको एक बार बस गो थ्रू रिवाइज करके नेक्स्ट लेक्चर देखिए. मतलब आपको अकाउंटिंग एंट्रीज बहुत कंसेप्चुअली क्लियर हो जाएगी, कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके फाइन, थैंक यू.